हेलो एवरीवन, ये अपने सामने राजस्थान का मैप है। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र, इसमें क्या आता है, जो राजस्थान की नदियां है ना, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब राजस्थान की नदियों को 3 भाग में बांटा हुआ है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भाग में बांटा है। तो ये जो नदी के टाइप है ना, वही आ जाएंगे इसमें। तो कितने भाग में बांटा हुआ है? 3 भाग में। देख लेते हैं। तो टाइप 1 में आ जाएंगी ये, 2 में आ जाएगी, 3 में आ जाएगी। एक बार देख लो, फिर हम मैप से देख लेंगे। और तो देखो टाइप 1 में क्या आता है, अंतः प्रवाह वाली नदियां। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इनका टॉप व्यू देखें ना, या फिर ड्रोन से व्यू देखें, तो हम इनका जो ट्रेवल पाथ है ना, वो नहीं देख पाते। केवल स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है ना, वही देख पाते हैं। ठीक है। वैसे तो काफ़ी रिसर्च हुई है, उनसे पता चला है अब तो कि ये अंदर से किस रास्ते से होके जाती हैं, या फिर जाती थी पहले, क्योंकि कई इनमें से विलुप्त भी तो हो चुकी हैं। तो ये टाइप 1 में आती है। अब देखो, ये आपको अरब सागर दिख रहा है इधर, तो कुछ नदियां अपना पानी इधर अरब सागर की ओर लेके आती हैं, तो वो टाइप 2 में आ जाएंगी। और ये इधर बंगाल की खाड़ी, कुछ अपना पानी इधर लेके आती है, वो टाइप 3 में आ जाएंगी। अब देखो, टाइप 2 और टाइप 3 वाली नदियां ना, अगर इनका टॉप व्यू देखेंगे ना, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ इनका इनका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और ये ट्रेवल पार्ट। ठीक है। तो पहले हम टाइप 1 देख लेते हैं। तो ये ट्रिक है। इसमें जो टाइप 1 है, अंतः प्रवाह वाली नदियां, तो सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। एक बार बस आप इनको देख लीजिए, फिर हम मैप से पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो, ये काका सा मैं रूबरू गांव गया था। ठीक है। तो का से हो जाएगा काकड़ने, ये हो जाएगा कांतली, का से, ये साबी, ये मैन था, और ये रूगरू, सॉरी, रूबरू से हो जाएगा रूपनगढ़, ये घग्गर, और ये रूपारेल। आप देख रहे हैं टोटल कितनी, 7 हैं। तो टाइप 1 के अंदर ही 7 आती हैं। ठीक है। अब 1 बाई 1 हम देख लेते हैं इनको। एक बार मैप में और दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, मेरी 7 नदियां मैंने मैप में ड्रॉ कर दी। एक बार आप इनको देख लीजिए ध्यान से। ये देखो, ये घग्गर नदी है। ठीक है, घग्गर नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो घग्गर नदी, इसका उद्गम, स्टार्टिंग पॉइंट इधर है। इधर ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है, फिर ये पंजाब है, फिर ये राजस्थान शुरू हो जाता है। चलो, आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इंडिया के मैप से दिखा देती हूँ। ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसको जूम कर लेते हैं। ये देखो, तो ये आपको राजस्थान दिख रहा है, और ये पंजाब है, और ये हिमाचल प्रदेश है। आप देख रहे हैं तीनों, देखो एक दूसरे के साथ अपनी बाउंड्री एकदम पास पास में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। देख लो इसको ना। तो ये घग्गर नदी, तो कहाँ से शुरू होती है, इसका उद्गम कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में। इधर पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी, वहाँ पे कालका माता का मंदिर है, तो वहाँ से शुरू होती है। ठीक है। फिर ये इधर पंजाब पड़ता है, पंजाब में आती है, फिर राजस्थान में एंटर करती है हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है। तो यहाँ से इसकी एंट्री होती है। फिर यह हनुमानगढ़ में थोड़ी आगे आती है, फिर श्रीगंगानगर, फिर ये पाकिस्तान शुरू हो जाता है। फिर पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नाम की जगह है, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अब देखो, ये है जहाँ से राजस्थान में एंटर करती है हनुमानगढ़ जिले में। इस जगह का नाम है टिब्बी। ठीक है, टिब्बी याद रख लेना। जहाँ से एंट्री होती है उस जगह का नाम है टिब्बी, और इससे थोड़ी दूरी पे तलवाड़ा झील पड़ती है। अब देखो, इसकी क्या खास बात है। अब देखो, एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, मतलब हाइयर एलिवेशन पे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सी झील है, और सबसे नीचे कौन सी झील है, नीची कौन सी झील है। ठीक है। तो जो सिरोही में है, सिरोही में नक्की झील है। हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे ना, तब देखना आप। तो सिरोही में नक्की झील है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, याद रख लेना। और जो तलवाड़ा झील है, ये सबसे नीची झील है राजस्थान के अंदर, ये भी याद रख लेना। अब देखो, इधर ये भटनेर आता है। भटनेर हनुमानगढ़ में जगह है, वहाँ पे किला है, भटनेर का किला, वो फेमस है। तो याद रख लेना कि भटनेर का किला कहाँ पे, क्वेश्चन आता है हनुमानगढ़ के अंदर है। अब देखो, आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो भटनेर, एक है गजनेर। तो भटनेर तो आता है हनुमानगढ़ में, गजनेर कहाँ पे आता है, बीकानेर में आता है। गजनेर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बीकानेर में आता है। फिर ये श्रीगंगानगर, इधर क्या है, सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ में क्या खास बात है, ये यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है। फिर ये पाकिस्तान शुरू हो जाता है, फिर ये फोर्ट अब्बास, इधर ये इधर इसका एंड हो जाता है। अब देखो, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये
ये है 465 किलोमीटर। ठीक है, वैसे तो मैं अच्छे से 2-3 जगह से डेटा क्रॉस चेक करके फिर ही आपको बताती हूँ ताकि कोई चीज़ गलत ना हो, पर कई बार क्या होता है माइंड में कुछ और होता है और टाइप करते टाइम पे कुछ मतलब सिल्ली मिस्टेक हो जाती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक डेटा गलत बता दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। पिछली बार मैंने बताया था जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे, तो सबसे लंबी बाउंड्री कौन बनाता है, कौन से ज़िले के साथ बनती है पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर के साथ। कितनी बनती है वो बनती है 464 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको सही कर लो, याद रख लेना, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी ऐसी सिल्ली मिस्टेक ना हो। अब देखो घग्गर नदी है, इसके और भी कई नाम है, आपको वो याद रखने हैं। देखो नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी और राजस्थान का शोक, ये सारे इसी के नाम है। ठीक है, अब इसको मृत नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई ज़माने में बहती थी, अब नहीं बहती है, अभी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, मृत मतलब डेड, ठीक है, डेड बॉडी, तो इसलिए इसको मृत नदी बोलते हैं। और राजस्थान का शोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि शोक क्या होता है, एक तरह से दुख होता है, दुख की बात है। ठीक है, तो पहले बहती थी, अब ये नहीं बहती, विलुप्त हो चुकी है, तो एक तरह से दुख की बात है, इसलिए इसको राजस्थान का शोक बोलते हैं। और देखो मैप में हम इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई लेटा हुआ हो, ठीक है, लेटी हुई हो, तो इसलिए इसको लेटी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो हम जब सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, कालीबंगा, हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो और ये रोपड़ सभ्यता। ठीक है, तो वैसे ही जो ये कालीबंगा सभ्यता है ना हनुमानगढ़ जिले में, तो वो कहाँ पे है, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी वो। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी हनुमानगढ़ में। ठीक है, और जो हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि आंतरिक, ध्यान से सुनना, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है। वैसे तो हमें ये सारी आंतरिक प्रवाह वाली पढ़ रहे हैं, टाइप 1 वाली, तो इनमें अगर सबसे लंबी पूछे ना तब तो कौन सी आएगी, घग्गर नदी आएगी। अगर आपसे ऐसे पूछे कि पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से, मतलब पूर्ण आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, इसका क्या मतलब है कि नदी जो केवल राजस्थान में ही तो शुरू होती है और राजस्थान में खत्म होती है, तो ऐसी नदी कौन सी है पूर्ण आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से लंबी नदी, तो कौन सी आ जाएगी, तो वो अलग है, कांतली नदी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, याद रख लेना आप ये भी। अब क्या होता है, देखो जो ये घग्गर नदी है इसका जो बहाव क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से बहती है, हनुमानगढ़ से और श्रीगंगानगर से, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको नाली क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, नाली क्षेत्र। अब यहाँ से याद आया, देखो ये है, एक तो होता है मरु त्रिकोण, ठीक है, और एक होता है सेज। तो अब ये कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं आपको रहता है नहीं रहता, मुझे तो रहता था पहले, अब नहीं है। तो ये मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं, अब देखो ये तीन जिलों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, यहाँ पे भी 3 है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब इन 2 में से एक तो मरु त्रिकोण बनाता है और एक सेज बनता है। सेज क्या होता है, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमी से अपन क्या समझते हैं, आर्थिक। ठीक है, आर्थिक मतलब जो रुपए पैसों से संबंधी बातें होती है वही समझते हैं। अब देखो कोई भी देश है या फिर राज्य अमीर कब होता है, कौन सा अमीर होता है, जिसके पास जो प्राकृतिक संसाधन जितने ज्यादा होंगे ना वो उतना ही अमीर होता है। ठीक है, तो जैसे अपन देखते हैं कि आगे नदी के बारे में पढ़ेंगे, तो जोधपुर से कई नदियां जो जोधपुर से निकलती हैं। ठीक है, और जैसलमेर से भी निकलती हैं, एक नदी निकलती है। और बाड़मेर में हम क्या देखते हैं, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, और वहाँ पे प्राकृतिक गैस के कुएं। ठीक है, आगे जो उसके खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, और ये तब आगे आएगा, तो ये देख लेना। तो यहाँ से ये जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन है इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ज़्यादा है, तो इसलिए इसको सेज आप याद रख लेना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और जो बच गया ऊपर वाला ये किस में आ जाएगा, मरु त्रिकोण में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसलमेर, अब एक नदी है जो जैसलमेर से तो निकलती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस नदी का क्या नाम है, काकरने नदी नाम है, याद रख लेना, काकरने। ठीक है, और इसी को ही काकनी नदी भी इसी का नाम है, और मसूरदी नदी भी इसी का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मसूरदी नदी, तो ये याद रख लेना। इसकी क्या खास बात है, देखो ये आंतरिक प्रवाह, टाइप 1 पढ़ रहे हैं ना, आंतरिक प्रवाह, उसकी दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। कितनी लेंथ है इसकी, 17 किलोमीटर है।
और जब झीलों के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि बुज झील आती है। तो बुज झील कहाँ पे, जो काकर्णी नदी है ना, इसी के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। वैसे तो मैं बता देती हूँ आपको इसका ये उद्गम और ये विलुप्त, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। वैसे देखना एग्जाम के एंड तक आपको ये सब ये इतना कुछ याद नहीं रहेगा, बस ये याद रह जाए भाई कौन सी नदी कौन कौन जिलों से बहती है और कौन से टाइप के अंदर आती है, वही काफ़ी है। फिर भी मैं बता देती हूँ, आप पे डिपेंड करता है याद रहता नहीं रहता। अब देखो जैसलमेर में कोठारी गांव पड़ता है, वहां से शुरू होती है और ये मीठा खाड़ी नाम की जगह वहां पे खत्म हो जाती है। इसका तो बस यही है, ये बस इतना याद रख लो, ठीक है। तो अभी हम दो के बारे में पढ़ चुके हैं, घग्गर नदी और काकर्णी नदी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या पड़ता है, सांबर झील पड़ती है। अब सांबर झील क्या है, कुछ पोर्शन तो उसका नागौर में और कुछ कहाँ पे, जयपुर में, तो ठीक है, याद रखना ही। अब एक नदी है जो अजमेर से निकलती है और फिर ये सांबर झील यहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, रूपनगढ़। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो गढ़ का मतलब क्या होता है, किला, दुर्ग होता है एक तरह से, ठीक है। और जो अजमेर में पड़ती है, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है ना, तो वहाँ पे आपने सुना होगा जो बनी ठनी जो चित्रकारी है, जो चित्र बना हुआ है, एक औरत का चित्र बना, सुंदर सी औरत का, तो बनी ठनी के नाम से फेमस है। तो कहाँ पे, अजमेर में, किशनगढ़ में, ठीक है। तो वहाँ से आपको रूप याद रह जाएगा कि औरत का बना हुआ है। और देखो गढ़ में क्या होता है, जो किला होता है वहाँ पे रानियाँ होती हैं सुंदर सुंदर, तो वो गढ़ के अंदर, किले के अंदर ही रहती हैं। तो यहाँ से आपको रूपनगढ़ याद रह जाएगा। तो रूपनगढ़ कहाँ से, सलेमाबाद, सलेमाबाद में किशनगढ़ पड़ता है, किशनगढ़ ये अजमेर में पड़ते हैं सारे। तो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, तो यहाँ से तो ये शुरू होती है और ये फिर जाके सांबर झील यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है, ये याद रख लेना। और देखो जयपुर, तो ये जयपुर से शुरू होती है, ये जयपुर से शुरू होकर अलवर में और फिर ये इधर। अभी इसका उद्गम तो है जयपुर से। जयपुर में कहाँ, सेवर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है नदी। इसका क्या नाम है, साबी, याद रख लेना भी, साबी। और फिर अलवर में बहती है और फिर इधर क्या, हमने पिछली वीडियो में देखा था, इधर क्या आता है, इधर हरियाणा आता है और हरियाणा में गुड़गांव है, उधर जाके खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या खास है, अब ये जो साबी नदी है ना, इसके किनारे जोधपुर सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता। अब देखो जोधपुर अलग है, जोधपुरा अलग है। जोधपुर तो क्या है, जिला है, और जोधपुरा एक सभ्यता है। वो कहाँ पे, साबी नदी के किनारे, और कहाँ पे पड़ती हो, जयपुर में, ठीक है। ये साबी नदी जयपुर में कुछ पोर्शन, कुछ इसका अलवर में, फिर ये हरियाणा में चली जाती है। तो याद रख लेना कि जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी के किनारे, ठीक है। अब देखो ये आपको सीकर दिख रहा है, सीकर से शुरू होके ऐसे, मतलब झुंझुनू की बाउंड्री पे लेके आना है एकदम यहाँ पे। तो इसका क्या नाम है, ये है कांतली नदी, ठीक है। तो ये है, अगर ऐसे पूछे ना कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो कौन सी आएगी, कांतली नदी। इसकी लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर, ये आप याद रख लेना पक्का, ठीक है। अब इसका उद्गम स्थान कहाँ पे, सीकर में, सीकर में आती है ये खंडेला की पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम होता है। खत्म कहाँ पे होती है, ये झुंझुनू और ये चूरू की जो बाउंड्री ना, एकदम बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। और हाँ ये याद रखना, ये चूरू में नहीं है, देखो ये, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है कि ऐसे कौन से जिले हैं वहाँ पे एक भी नदी नहीं है, तो कौन से वो, बीकानेर और चूरू, इनमें नदी नहीं बहती, ठीक है, ये बाउंड्री पे, याद रख लेना। और इसकी खास बात क्या है कांतली नदी की, अब देखो गणेश्वर सभ्यता है ना, वो कहाँ है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी वो, ठीक है। और देखो कांतली नदी क्या करती है, देखो झुंझुनू के बीच में से निकल रही है, तो झुंझुनू को दो पार्ट में, बीच में से तो नहीं निकल रही, झुंझुनू में से निकल रही है, तो झुंझुनू को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, याद रख लेना है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि सांबर झील है इधर, तो सांबर झील इसका कुछ पोर्शन नागौर में, कुछ इसका जयपुर में। अब देखो जयपुर से निकलती है एक नदी, उसका क्या नाम है, मैनथा नदी। ये जयपुर से निकल के फिर इधर ही सांबर झील में चली जाती है। तो यहाँ से तो इसका जयपुर में, इधर तो इसका उद्गम होता है, सांबर झील में जाके विलुप्त हो जाती है। तो जयपुर में नाम क्या है इसका, लिख लो, मैनथा। और जयपुर में मनोहरपुरा जगह है, वहां से इसका उद्गम होता है, और ये क्या है, सांबर झील है, वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है, ये हो गई। अब एक आती है ये अलवर से, चलो इसको क्रॉस कर देते हैं, ये
ये अलवर से निकलती है और ये भरतपुर में जाके इधर ही खत्म होती है। ठीक है, अलवर में तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी, वहां से तो इसका उद्गम होता है और ये भरतपुर में जाके खत्म होती है, भरतपुर में सीकरी बांध। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, रूपा रेल। रूपा रेल, आप इसको कैसे याद रखोगे? अब देखो भरतपुर में है ना सिमको वैगन फैक्ट्री है भरतपुर के अंदर, उसका क्या काम है, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ना रेल होती है ना, रेल के डिब्बे बनते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपको याद रह जाएगा। देखो ये भी रेल है, रूपा रेल, और यहाँ पे भरतपुर में फैक्ट्री है, वहाँ पे रेल के डिब्बे बनते हैं। तो रूपा रेल कहाँ से शुरू होती है, अलवर से तो शुरू होती है और भरतपुर में जाके खत्म होती है। आप बस इतना याद रख लोगे काफी है। ये छोटी छोटी चीजें ना, ये उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी, अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे ना तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब देखो ये जो रूपा रेल है ना, इसका एक नाम और है, ये भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। इसको वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको वराह नदी के नाम से। अब देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं ना, जो स्थानीय लोग हैं, वो इसको वराह नदी के नाम से जानते हैं। अब देखो एक वराह नगरी भी है, ये तो क्या नदी है और एक नगरी है। वराह नगरी किसको बोलते हैं, जो बारा है ना, इसको वराह नगरी के नाम से भी, जो ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, जो इनके प्राचीन नाम थे, मतलब कौन से जिले को किस नाम से जाना जाता था, किसको किस नाम से जाना जाता था, तो ये बारा है ना, इसको वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वैसे तो हमने क्या देखा था कि देखो ये जो अपना जो टाइप 1 है, जो अंतःपुरा वाली नदियाँ, वो सारी हो चुकी है, 7 नदियाँ थी, हमने सातों के बारे में जो ऊपर का वो पढ़ लिया है। अब देखो हमने क्या देखा था, घग्गर नदी है, उसके कई सारे नाम थे देखे थे, तो उसका नाम द्वेषवती नदी भी था उसका नाम। अब देखो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि द्वेषवती नदी है ना जयपुर में बहती थी। ठीक है, तो ये जो अमानी सा जो नाला बन रहा है, जो वहाँ जयपुर में रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा, तो कुछ लोग क्या मानते हैं, जो अमानी सा नाला है ना, ये द्वेषवती नदी है, उसी का ही अवशेष है। ठीक है, तो ये हमने जो अंतःपुरा वाली नदियाँ उनके बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको कुछ तो याद हुआ होगा, तो और हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।